करते हैं कुछ चंद लाइनें आप लोगों के लिए। कहते हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलो जी, फिर आसमान को तैर करो। पहला एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, एक विज्ञापन गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। नंबर डी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ओके, क्या होगा? कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, है ना। अब यहां पर समझना, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब जो सो का जहां प्रयोग आएगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जिसे उसे शब्द का जहां प्रयोग आएगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जिसमें उसमें एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें उसमें अनेक वक्ता, तो बचा कौन सा? डी। अच्छा जी, डी आपने लगा दिया है? ये देख करके जिसमें उसमें। अच्छा, जिसमें का उदाहरण मैंने कभी दिया है? पढ़ाया तो खूब है ना, वो तो टेस्ट करूंगा ही मैं। जिसमें वाला एग्जाम्पल दिया है क्या? जिसमें उसमें योजक कनेक्टर के रूप में कभी बताया है? नहीं ना। अब देखो, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वरन शब्द लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परिश्रमी ही नहीं, इसका मतलब वाक्य अधूरा है। ठीक है ना। जहां वाक्य अधूरा अधूरा लगे वहां मिश्र वाक्य होता है। ये लाइन मैंने पहले बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। क्या? जब भी आप वाक्य को पढ़ें और पढ़ने के बाद यह वही बच्चा है, कौन सा बच्चा? मतलब वाक्य अधूरा लग रहा है ना, तो जहां वाक्य अधूरा लग रहा है इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है। दूसरा, ये वह परिश्रमी ही नहीं, फिर क्या है? परिश्रमी ही नहीं तो वाक्य अधूरा लग रहा है ना, आगे कुछ होगा जरूर, तो इसका मतलब ये भी आपके मिश्र वाक्य में है, ये भी मिश्र वाक्य में है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो क्या? जो नई है। मतलब यहां पर भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वाक्य अधूरा लग रहा है, उसके आगे कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो ये चीज समझिएगा कि जहां पर वाक्य अधूरा अधूरा लगता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। इतनी बात याद रखना, क्योंकि एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य जिसमें होगा वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है। जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी जहां पर आएगा, जिसकी उसकी जहां पर आएगा, की शब्द का प्रयोग जहां किया जाएगा वहीं पर ही आपको मिश्र वाक्य के रूप में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई, वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरे वाक्य को पूरा करने के लिए जिसमें अनेक वक्ता बोले, अब अगर हम शब्द को जोड़ भी रहे हैं तो इसका मतलब ये अनेक दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हम संयुक्त वाक्य में ले चल सकते हैं, लेकिन यहां संयुक्त वाक्य का कोई योजक नहीं लगा है, इसलिए हम इसको संयुक्त वाक्य में भी नहीं रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें कोई भी मिश्र वाक्य नहीं है, वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दिन लेट हुए तो ऐसे करोगे पेपर में, सरल वाक्य, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जरा, सरल वाक्य कौन सा है?
वेरी गुड। क्वेश्चन संख्या अगर डाल के दोगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है ना। अगर नहीं दोगे आप तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ए। समझें, उसके आने का समय निश्चित नहीं, सामान्य बात है। लेकिन यहां क्या लगा, मुझे बताओ कि वाक्य आसादित मिश्र वाक्य में चला जाएगा। दूसरा, वह घर पर मिलेगा तो, जो तो जैसे शब्दों का जहां प्रयोग आएगा तो वो भी क्या है, हमारा सरल वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब ये तो अपने आप कट गया, जब ये दोनों नहीं है तो ये तो कट ही गया। ये क्योंकि हमें पता चल गया उत्तर यही है तो इसका मतलब सरल वाक्य में चला जाएगा। आंसर मिल गया तो नीचे वाला अपने आप गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा बाबू? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। यौवन जो है चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। करो या मरो। वाह, कमाल कमाल, एकदम मजा ही आ गया ना। इस पर गौर फरमाएंगे, सी वाले पर कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाक्य है। करो या मरो पर गौर फरमाओ और बताओ कौन सा वाक्य है। बोलिए, कौन सा वाक्य है करो या मरो? मैंने ये नहीं पूछा कि उत्तर सही कौन सा, मैंने ये पूछा कि सी वाले वाक्य को किस श्रेणी में रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक बच्चे का जवाब आया है वैसे, ज्योति दास जी का। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि किसी का जवाब आएगा, लेकिन आया। बहुत ही शानदार आपका उत्तर है। करो या मरो जो है, आपने पूरा नाम बताया। वैसे तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में भी विभाजक संयुक्त वाक्य दिया गया है और इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कर रहा हूं जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया। संयुक्त वाक्य तो है, देखो, या अथवा जैसे शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है ना, वो वाक्य कैसे होते हैं? या हो, अथवा हो, और हो, तथा हो जैसे शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वह संयुक्त वाक्य में आते हैं। या और अथवा का जहां प्रयोग किया जाता है वो विभाजक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? जो, तो या जो के साथ में उन्हें। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। जो का प्रयोग आ रहा है डिपेंडेंट है तो बी हो जाएगा। यह सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य की श्रेणी में आता है, ए वाला। तो सही वाक्य हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। लंबोदर शब्द, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व है, दिगु है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, कौन सा? चलिए, अब आया बहुत सारे लोगों का जवाब। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं। पढ़ेंगे तभी देखो रिजल्ट आता है, समझना है ना। एक टीचर को भी अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं। लंबोदर, लंब उदर है, यशसा सह लंबोदर। लंब उदर है जिसका, लंबा प्लस पेट बराबर क्या हो जाएगा? लंबा और पेट है किसका? गणेश का। तो एक चीज ध्यान रखना, लंबोदर किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय, दिगु या द्वंद्व में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट।
कह रहे हैं 10 मुख, 10 मुख। वैसे 10 कंधर भी इस्तेमाल किया जाता है, 10 कंधर, दशानन। तो देखो यहां पर 10 मुख को वैसे लोग बहुब्रीहि में रख देते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में मत रखना। दशानन कहते ही रावण का बोध होता है, लेकिन 10 मुख कहने पर ये दोनों में जा सकता है, तो इसको हम द्विगु समास में रखेंगे। 10 प्लस मुख बराबर 10 मुख का समूह। ठीक है, द्विगु में चला जाएगा। कर्मधारय और तत्पुरुष में नहीं, लेकिन दशानन होता तो एग्जैक्टली हमें क्या है, किसको देना है। अगर दशानन होता तो बहुब्रीहि समास में चला जाता। यही देखो एक आगे और भी है जिसमें आपको यही लगभग मिलेगा, यही है। अब यहां पर उत्तर आपको बी मिलेगा, 10 मुख में द्विगु समास मिलेगा और 10 मुख में ही दशानन होगा। ज्यादातर आप बी ही लगाना 10 मुख में, लेकिन दशानन आए तो आप उसको बहुब्रीहि में लगाना। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए, अच्छा वही सेम चीज है, कार्य कुशल। कार्य कुशल कौन सा समास है। नवनीत राज ने दिया है ए, गायत्री जी ने दिया है बी, पूजा ने दिया है डी, अच्छा केजेस यूजर ने दिया है ए, गोल्डी वर्मा ने दिया है डी, अंजलि ने दिया है 5 का सी। मतलब थोड़ा कोई सा नहीं है, आप लोगों ने पूरा एकदम करामात करा है, ए बी सी डी। कार्यकुशल क्या होता है, किसको कहते हैं कार्यकुशल है। वाह कमाल, एकदम ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो आप लोग कि मन करता है कि किस कार्य कुशल को जरा अलग करो। गया हो गया कार्य में कुशल। में और पर का प्रयोग कहां होता है, में और पर का प्रयोग कहां होता है, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में भी किस समास में, अधिकरण तत्पुरुष समास में। अधिकरण तत्पुरुष समास में। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया बता दो एक बार। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं पर्णकुटी। पर्णकुटी में कौन सा समास है, चयन कीजिए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास, कौन सा होगा। तो ध्यान दिया होगा मेरी तरफ, इसलिए आपका सही जवाब। पढ़ते समय सिर्फ मेरे पर ध्यान रहे, टोटल कंसंट्रेशन। अच्छा देखो जी, पर्णकुटी क्या होता है। पर्ण मतलब होता है तिनका, पर्ण की कुटी। कुटी मतलब घर या, है ना। पर्ण की कुटी, पर्ण की कुटी अर्थात तिनके का घर। घास फूस की बनती थी ना पहले, मड़ैया। अभी भी बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे अभी भी बहुत क्षेत्रों में गरीबी, अभी भी फूस के मकान रहते हैं, ऊपर छप्पर डाला रहता है, वो पर्ण तिनके का ही बनाए रखते हैं ना। और बहुत सारे लोगों को जो थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं, उनके घर जो है आजकल तो पक्के बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जानवरों के लिए पर्ण की कुटी बना के रखते हैं, मतलब तिनकों का घर। तो का की नानी रारी किसके लिए आता है, संबंध तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में तो है, लेकिन संबंध तत्पुरुष समास में है। छप्पर छपरी, हाँ हाँ, है ना। अब देखिए अगले पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से प्रत्येक, अच्छा वो तो वही चीज है, हमें बताना हानि लाभ में कौन सा समास है। अरे वाह, इसको तो देखते ही लगा लोगे, इसको तो गलत नहीं करोगे ना। कौन सा? ये कमाल हुआ, सबने इसमें सही आंसर दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, हानि और लाभ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ, हानि लाभ द्वंद्व समास में भी कौन सा द्वंद्व समास है? आपको बताया है, पढ़ाया है। तो हानि लाभ कौन सा द्वंद्व समास में भी कौन सा समास है? उज्जवल चौधरी जी का जवाब तो आ गया है, ज्योति दास का भी आ गया है, जवाब रेणु का भी आया है, पूजा सिंह का भी आया है। बट देखते हैं सही किसका होता। अंजलि का भी जवाब आया है, नीतू कुमारी का भी आ गया, राबी बनवाल का भी आ गया है, पूर्व सोनी का भी आया है, और पूजा सिंह का भी आया है, रवीश पासवान का भी आ चुका है, बिट्टू कुमारी का भी आया है। अरे एक क्या नाम है, सोनू कुमार जी, ये ऑप्शनल क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसे दिमाग में बैठा रहेगा। पेपर में आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है ना आप। देखो, जहां पर पेवर विलोम हो, या तो या आएगा ना राम या लक्ष्मण, मतलब हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है, तो विकल्पिक। जहां पर और शब्द आए वहां पर इतरेतर, जहां समूह का बोध हो वहां समाहार। द्वंद्व में, तो द्वंद्व में भी ये कौन सा द्वंद्व है आपका? या वाला है तो वैकल्पिक द्वंद्व है। जो लोग इतरेतर दे रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, इतरेतर में नहीं वैकल्पिक में आएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हिंदी में ना लिखें। अच्छा जी, मेरा मोबाइल में हिंदी नहीं लिखता है, तो इतरेतर लिखोगे तो कुछ और लिखेगा। जैसे ये लिखा आपने, तो इसको भी तो सारा इंग्लिश में लिखता है ना है बाबू। चलिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं नरसिंह, नरसिंह में कौन सा समास है? नरसिंह में बताओ, और कमेंट करके बताओ। अगर बता रहे तो उसका नाम भी बताओ, क्योंकि मैंने आपको नाम भी बताया है। ओ ठीक है, और लगाना ही नहीं ना, उसको सही करना अपनी तरफ से, और साथ साथ में नाम भी बताते रहना कौन सा समास है। एक तरफ से यहां आया है तत्पुरुष समास, ओके वेरी गुड, तत्पुरुष समास बहुत ही शानदार। नरसिंह को अलग करोगे तो क्या होगा? तत्पुरुष समास वालों ने तो एकदम मेरा कलेजा छलनी छलनी कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने बहुबरी ही भी दिया है, है? ठीक है जी। अरे सीधे ही गोली मार दो ना, क्या जरूरत है? कभी आओ ना हमरे बिहार में, गोली मार देंगे तोहरे कपार में। क्या चाह रहे हो हैं? ये भाई नरसिंह क्या है? नर और सिंह अब देखो, नर सिंह, नर रूपी सिंह है या सिंह रूपी नर? सिंह रूपी नर, नर की यहां पर क्या की गई है? नर की विशेषता बताई गई है कि नहीं? क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है नर की, है? नर कैसा है? सिंह रूपी है। नरसिंह किसे कहते हैं? ऐसा नर जो सिंह के समान है। विशेषता है? इसीलिए कह रहा था, ऐसा उत्तर दिया आपने कि सीना हमारा छलनी छलनी कर दिया। कोई तत्पुरुष बता रहा है, वो ये बताओ ना, नरसिंह में तत्पुरुष कहां से आएगा? क्या आपने ऐसा किया जो तत्पुरुष आ गया? हम्म
तो इसका मतलब तत्पुरुष नहीं। द्वंद का क्या लेना देना, जो ए आंसर दे रहे थे उनसे मैं पूछना चाहता हूं, है ना। तो नहीं, कर्मधारय होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे, अरे वो छोड़ दीजिए बिट्टू जी, जब वहां आएगा तो हम जरूर उसके बारे में बताएंगे। जहां कहीं होगा बहुब्रीहि समास या कोई कंफ्यूजन वाला होगा तो वहां मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि नर रूपी सिंह, जैसे मैं कहूं आप शेर हैं, है ना, आप क्या हैं, शेर हैं, खुश रहो मस्त रहो, तो इसका मतलब आप शेर थोड़ी ना है, आपको शेर जैसा बताया जा रहा है ना। आपको क्या कह रहा हूं, शेर जैसा। तो नरसिंह भी ऐसा ही है, जिसमें नर रूपी सिंह के बारे में बात किया जा रहा। प्रतिमान में बता दो जी, प्रति सब लगते ही अव्ययी भाव समास हो गया। रवीश पासवान जी, सर मेरा कमेंट पैराना, बिल्कुल पढ़ रहे हैं बाबू। देखो, प्रतिमान में कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। हाँ, नर है जो सिंह, आप चाहें तो किताबी वाले से पढ़िए या मेरे तरीके से भी पढ़िए, तब भी आपका हो जाएगा। यहां वाला आंसर ज्यादातर बच्चों ने देखा और लगा दिया, एकदम सही, 100% एक्यूरेट है। इस पे कोई बातचीत नहीं, कोई समझाना नहीं, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। वाह, उद्योगपति, पति का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है, स्वामी, है ना। जो उद्योग का स्वामी है, उद्योगपति, उद्योग का स्वामी, उद्योग का पति। अब मैं अलग करूंगा तब तो सारा ही उत्तर आप दे दोगे। अपनी तरफ से अलग करना, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ते ही मेरी आदत है, जो मैं पढ़ता हूं तो फिर उत्तर निकल जाता है। अब सारा अगर मैंने इसका कर दिया, उद्योगपति मतलब उद्योग का स्वामी, तो तत्पुरुष हो जाएगा काकी के। अगला प्रश्न देखो, जरा बताइए तो, पढ़ने लिखने में कौन सा समास है। वाह, लेकिन ठहरो, उसका नाम भी बताना है ना। आप मान लो उत्तर दे दिया, ज्यादातर लोगों ने दे दिया, सही दे दिया, द्वंद्व समास है। चलो मैंने मान लिया द्वंद्व, द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व है, कमेंट करके बताओ। वाह, वैकल्पिक इतरेतर, वाह कमाल। कैसे हो पढ़ने लिखने में आप, हैं? तो चलो मैं बता देता हूं, यहां पर एक जवाब आया है रेनू का, वेरी गुड बेटा, एकदम मस्त जवाब आया आपका, सही। समाहार द्वंद्व होगा वैसे ये, पढ़ना लिखना साथ में समझना और सोचना भी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, इसलिए तो आपकी कंफ्यूजन दूर करवा रहा हूं क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है पूजा जी, समाहार अपूर्व सोनी ने, अब तो बहुत सारे आ गए। तो समाहार द्वंद्व क्यों होगा, समाहार द्वंद्व इसलिए होगा, जैसे इसमें पढ़ने लिखने के बारे में अगर मैं पूछूं
कि पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ते लिखते हो, तो पढ़ने लिखने में आपका सोचना समझना सब कुछ शामिल हो जाता है, बोलना चालना सब कुछ आ जाता है। तो पढ़ने लिखने में सब कुछ इसलिए समाहार द्वंद्व के अंतर्गत चला जाएगा बाबू। ठीक है ना। अब चलते हैं जरा अगले पर। अष्ट अध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास? अब देखो ये समास थोड़ा सा आप लोगों के सामने, वैसे कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं रखा है कि जिसमें कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी ये शब्द जो है कंफ्यूजिंग वाला है ना। कौन सा हो जाएगा? तो क्योंकि अष्टाध्यायी क्या है? 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह या समाहार। तो वैसे तो हो जाएगा ये द्विगु समास है, लेकिन अष्ट प्लस अध्यायी इजिकल टू अष्टाध्यायी एक पुस्तक का भी नाम है ना, है कि नहीं पुस्तक का नाम? तो अष्टाध्यायी में आपको उत्तर मिलेगा, यदि आप बहुब्रीहि समास लगा करके भी आएंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है, पाणिनि महोदय के द्वारा लिखा गया है। तो अष्ट प्लस अध्यायी इक्वल टू अष्टाध्यायी, जो कि पुस्तक का नाम है, इसलिए वह बहुब्रीहि में भी चला जाएगा। लेकिन यहां प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन नहीं है। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे डिबेटेबल होते हैं एग्जाम में, जब तभी देते हैं जब उनको जानबूझ के एग्जाम बच्चों का खराब करना हो। मान के चलो कि अगर आपका 150 नंबर का पेपर है, तो आयोग हमेशा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन रखता है। तो अपने 5 नंबर 3 नंबर जब भी आप तैयारी करें, तो 5 नंबर 3 नंबर अपने एग्जाम में मान के चलना कि पहले ही काट दो। मतलब पेपर ही कितने नंबर का है? तो पेपर ही आपका 47 का मान लो या 45 का मान लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्प्यूटेड रहते हैं जिसपे आप बार बार, और आपका दिमाग कहां जाता है, आप बार बार असफल क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है। ये जो 5 क्वेश्चन आए हैं गलत, या 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, इसी के ऊपर आप केस करते हैं। बाकी आपने जो 145 अटेम्प्ट किया, इसमें जो सही आपको करना था, कि मान लो अगर आप 140 भी ले आए होते बाबू, तब भी आप सफल हो जाते। आपका ध्यान यहां ना जा करके आयोग को दोष लगाने में इन 4 क्वेश्चनों में चला जाता है, और उसके बाद कुछ लोग उसी में से मिलते हैं जो जाकर के केस भी कर देते हैं। भाई 140 नहीं ले पा रहे हो, इन 5 से ही जरूरी थोड़ी ना था पास हो जाओगे। तो पास भी हो जाते, ये 5 तो रखे गए थे, यहां क्या कर रहे थे आप? मेरी बात थोड़ी कड़ी हुई होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। अगर आप पहले से ही मान के चलो कि 3 से 4 प्रश्न दिए ही जाएंगे गलत, तो आप 145 के लिए पूरा तैयारी करिए ना। और यहां 140 आप छोड़ करके इसके पीछे लगे रहते हैं, और दूसरा कोई फायदा उठाता है। सरकारें भी 2 को उकसा देती हैं, अरे तू डाल दे केस, कोई बात नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर 5 साल बच्चे लटकते रहे, फिर घूमते रहो। 2 साल बाद नौकरी आ रही, 1 साल बाद नौकरी आ रही। तो वैसे कम ही बार किया जाता है। तो 5 और 3 के चक्कर में ना रहे, बल्कि आप ये मान के चलें कि मुझे 145 वाले पर ज्यादा करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द कौन सा है? अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है कि बहुव्रीहि समास का मैंने एग्जाम्पल आपको, मतलब बहुव्रीहि समास के 5 भेद नहीं पढ़ाए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ भी गया है, तो बिल्कुल सही है। दशानन जो है यहां पर संबंध बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा, कोई बात नहीं, दशानन बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगले पर चलते हैं। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? अगर गलत किया उत्तर, तो समझ लो आपका भी पॉकेट मराया होगा कभी ना कभी।
आंसर लेकिन जरूर देना कि ये जो पॉकेट मार है, आपने उत्तर दे दिया बहुत ही सही, यहां पर बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। अव्ययी भाव समास कौन दे रहा है? ये गायत्री कुमारी, जिन्नत खातून। पकड़ के सबको ऑफलाइन में पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद भूलोगे नहीं। कभी मिल गया मौका। बताओ अव्ययी भाव समास पॉकेट मार में कहां से आ जाएगा? ये एग्जाम्पल भी दे चुका हूं पढ़ाते समय। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को। तो पॉकेट क्या है? पॉकेट है कर्म, कर्म है पॉकेट। और पॉकेट को मारने वाला कौन हो जाएगा? तो पॉकेट के साथ में क्या लगा? को। तो को किस में आ जाएगा? कर्म। कर्म तत्पुरुष समास में हो जाएगा, कर्मधारय द्वंद्व या अव्ययी भाव समास नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा जी, वेरी गुड हीरो। द्वंद्व समास एग्जाम्पल कौन सा है? देखो आज मैं टॉपिक शुरू करने वाला था वैसे आप लोगों के लिए, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति जानते क्या होता है? शब्द, भाई आपको यह पता है वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है या अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे मान के चलो शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब उन शब्दों को हम किसी विशेष परिस्थिति में ले जाते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है ना? उनका अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग साहित्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अर्थ होता है। नर नारी में नर होगा या तो नारी होगा, यह वैकल्पिक दर नहीं होगा, इसको वैकल्पिक द्वंद्व में नहीं रखेंगे ज्योति जी। नर और नारी होता है, नर होगा और नारी होगा। जैसे माता और पिता है वैसे नर और नारी होगा। तो इतरेतर में चला जाएगा। वैकल्पिक कहां है? ये वैकल्पिक में आप ये मान के चलना, वैकल्पिक द्वंद्व उसमें नहीं आता है। कल भी बताया था, जिसमें लिंग के आधार पर लिंग। रेहाना जी आप स्टार लगा के दे रहे हो, उसका मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कई बार मैंने देखा आपका कमेंट, तो स्टार से मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, चले। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप में अनुपसर्ग लगा है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब दीजिएगा। अनुरूप उपसर्ग लगा है, उपसर्ग ही पढ़ाइए पहले, शब्द लगा होता है। अल्पना का मतलब, अल्पना का मतलब रंगोली, 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 रंगोली बनाते हो ना घर के सामने। इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। रूप जो है संज्ञा है और उससे पहले उपसर्ग लगा है अनु, तो अनु उपसर्ग रूप के बारे में प्रयोग किया गया है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह संज्ञा है और यह उपसर्ग है, अनुरूप। ठीक है, अब चलो जरा, अब कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? नवग्रह गांठकर, महात्मा या आमरण। बहुत ही सिंपल है। नवग्रह दिगु, दूसरा महान है जो आत्मा, या आत्मा की विशेषता बता रहा, महान होना, तो कर्मधारय।
मरण शब्द में आ उपसर्ग लगा तो आमरण। लो मेरे बच्चा, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होंगी, कई सारी चीजों में आप लोगों ने सीखा भी होगा आज की क्लास में।